जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चल पे सोती के साथ आपके सामने मोदी यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, एक और बीजेपी तीनों राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रही है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी को वाराणसी घेरने जा रहा है। दोस्तों बताएंगे आपको बड़ी रैली का आयोजन होने वाला है। इसी के साथ में अकबरू यूनिवर्सिटी को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने को लेकर बीजेपी के लोग कर रहे थे विरोध। इसके बाद लोगों ने असली नियम समझा दिया है, जिसके बाद बीजेपी के लोग उल्टा फंस गए हैं। दोस्तों साथ साथ बीजेपी के विधायक बाल मुकुंदाचार्य जो जगह जगह जाकर हंगामा खड़ा कर रहे थे, मीट की दुकानें बंद कर रहे थे, अब एफआईआर के चपेट में आ गए हैं। इसी के साथ में आपको बताएंगे लोकसभा के अंदर बीजेपी के मंत्री को पता ही नहीं चला और उनके मंत्रालय की ओर से प्राइवेट मेंबर के सवाल पर जवाब दिया गया है। दोस्तों इसके बाद मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। बताएंगे क्या है पूरा मामला। और बीजेपी के नेता रमेश विधुड़ी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे दानिश अली को उल्टा बीएसपी ने पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। बीएसपी पर भी अब बीजेपी के साथ साठगांठ को लेकर उठे हैं कई सारे सवाल। इसी के साथ में आपको बताएंगे बीजेपी के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर एक नेता ने कर दिया इनडायरेक्ट दावा और अब मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन को तत्काल एक साथ मिलकर बीजेपी के गढ़ों में जाकर बड़ी बड़ी रैलियां करनी चाहिए, एक के बाद एक रैलियों का अंबार लगना चाहिए और सारे इंडिया गठबंधन के नेता मौजूद होने चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा का चुनाव सबसे ज्यादा वाराणसी में जरूरी होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी यहीं से चुनाव लड़ते हैं और ऐसे में अब इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी को वाराणसी के अंदर ही घेरने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 24 दिसंबर को यूपी के वाराणसी के अंदर बड़ी रैली करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार रैली जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान में करेंगे। यहां पर लाखों की संख्या में कार्यकर्ताओं के आने को लेकर जानकारी दी जा रही है। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी से भी संपर्क साधा गया है। अखिलेश यादव खुद इस रैली में मौजूद रहेंगे और कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी की जानकारी भी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश बिहार के सारे बड़े इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता यहां मौजूद रहेंगे। यहीं से 2024 का बिगुल फूका जाएगा, यानी प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के गढ़ से ऐलान किए जाएंगे। बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के यहां आने से पूरे प्रदेश भर के अंदर इंडिया गठबंधन को कुर्मी समाज के ज्यादा वोट मिल सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के भी प्रधानमंत्री बनने के विकल्प खुले रहेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को इसी तरीके से रैली शुरू कर देनी चाहिए और राहुल गांधी भी इस रैली के अंदर मौजूद रहने चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आप को बड़ा विद्वान बताते हैं। दरअसल दोस्तों तेलंगाना के अंदर जब प्रोटेम स्पीकर का चयन किया गया तो एआईएमआईएम के कई बार के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, जिसके बाद बीजेपी के लोगों का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने रेवंत रेड्डी की सरकार बनने के साथ ही अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया है, जबकि कानून ये कहता है कि प्रोटेम स्पीकर का चयन या फिर नियुक्ति राज्य सरकार नहीं करती है बल्कि गवर्नर करते हैं और गवर्नर बीजेपी ने बना रखा है। बीजेपी की तमिलनाडु की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है जो अभी वर्तमान में तेलंगाना की गवर्नर है, यानी बीजेपी में समय बिताने वाली अब जो गवर्नर है उनकी ओर से ही अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। तो क्या बीजेपी अपने गवर्नर का विरोध कर रही है, बड़ा सवाल है। दोस्तों इस पर ट्वीट करते हुए सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि भाजपा के विद्वान प्रवक्ताओं को राज्यपाल साहब का आदेश पढ़ लेना चाहिए, इसके बाद भी अच्छा लगे तो खेद व्यक्त कर दीजिएगा, वरना हम मान लेंगे कि आप पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय नहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की छाप पड़ गई है। तेलंगाना में जो बीजेपी विधायक स्वांग रच रहे हैं, जो उनकी पार्टी भ्रम फैला रही है, उसका सच्चाई ये है कि क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि आखिर वो सिद्ध हो गया है। एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम है। अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाने का फैसला तेलंगाना की राज्यपाल ने किया था। अगर कोई संशय है तो बीजेपी अपने द्वारा नियुक्त राज्यपाल तिमिली साई सौंदरराजन को पूछ सकती है। इसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो दिया गया है दोस्तों, इसकी जानकारी भी कांग्रेस पार्टी ने मुहैया करा दी है। बीजेपी के नेताओं को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी छोड़कर शायद इससे भी थोड़ी नॉलेज लेनी चाहिए कि गैजेट में क्या लिखा हुआ है। गवर्नर के द्वारा नियुक्ति की गई है। साथ साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर राजधानी के करधनी थाना के अंदर हवा महल के विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दोस्तों एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि बाल मुकुंदाचार्य वही विधायक है जो मीट की दुकान बंद करने के लिए सड़कों पर उतरकर हुड़दंग मचाने का प्रयास कर रहे थे। प्रशासन की ओर से इस मामले पर कार्रवाई भी की गई थी। दोस्तों अब जो बड़ी जानकारी आ रही है उसके अनुसार पीड़ित ने जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए मारपीट का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके कारण अब एफआईआर दर्ज की गई है, वो भी न्यायालय की दखल के बाद 4 दिसंबर के मामले को लेकर रिपोर्ट तैयार की गई है। एफआईआर दर्ज किया गया है। विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि जमीन हमारी है जिस पर पड़ोसी अवैध कब्जा कर रहे हैं। देखते हैं इस मामले पर एफआईआर दर्ज करने के बाद कब गिरफ्तारी की जाती है, क्योंकि धारा 323, 341 और SC/ST एक्ट के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। काफी गंभीर मामला है दोस्तों। शासन लोकसभा के अंदर सांसद कुंभकुदी सुधाकरण की ओर से विदेश मंत्रालय से एक सवाल पूछा गया कि क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रपोजल है जिससे हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया डिक्लेयर करे। इस पर जवाब देते हुए सरकार की ओर से कहा गया कि डेजिग्नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज टेररिस्ट इज कवर्ड अंडर यूएपीए, यानी जो संगठन है उसको अगर आतंकवादी संगठन घोषित करना है तो यूएपीए के तहत होगा और ये डिक्लेयर करने की जिम्मेदारी एक सरकारी विभाग की होती है और कानून के तहत किया जाता है। इसके बाद मीनाक्षी
लेखी बताती है कि ये जो जवाब दिया गया है इस पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है। यानी दोस्तों मीनाक्षी लेखी की माने तो उनके बिना पूछे ये जवाब दिया गया है। लोकसभा के अंदर सवाल ये खड़ा होता है कि कौन है जो लोकसभा को भ्रमित कर रहा है, बिना मिनिस्टर से पूछे हुए जवाब दिए जा रहे हैं। क्या मिनिस्टर के रूप में उनको जो पोर्टल मिला है जिसमें वो लॉग इन करती होंगी, पासवर्ड डालती होंगे, क्या किसी को उन्होंने शेयर कर दिया है? अगर ऐसा किया है तो वाकई ये एक महुआ मोइत्रा जैसा ही एक मुद्दा बनेगा और इस पर तुरंत मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आप लोग की दोस्तों जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा कि ये कैसे हो सकता है कि एक मंत्री को पता ही नहीं है कि उसके मंत्रालय ने सवाल का जवाब क्या दिया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइए, क्या देश के पार्लियामेंट को गुमराह किया जा रहा है? और अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये पार्लियामेंट के प्रिविलेज का भी उल्लंघन है और पूरी तरीके से मंत्री के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नियमों के तहत सदन चल रही है तो साथ साथ आपको बता दें कि कुंवर दानिश अली जो बीएसपी के सांसद है, जिनके खिलाफ बीजेपी के नेता और दिल्ली के सांसद रमेश विधूड़ी की ओर से अभद्र टिप्पणी की गई थी, धर्म को लेकर अभद्र व्यवहार किया गया था और इसके बाद जब दानिश अली ने पार्लियामेंट के अंदर शिकायत की है तो अभी भी प्रोसीडिंग चल रही है, लेकिन कोई सजा नहीं सुनाई गई और अब दानिश अली के खिलाफ ही उल्टा कार्रवाई हो गई है। बीएसपी ने दानिश अली को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है, उन पर पार्टी विरोधी गतिविधि करने का आरोप लगाया गया है। इसका जवाब देते हुए दानिश अली ने कहा कि मैं बहन मायावती का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, उन्होंने मुझे बीएसपी का टिकट देकर लोकसभा का सदस्य बनाने में अहम भूमिका निभाई। बहन जी ने मुझे बसपा संसदीय दल का नेता भी बनाया, मुझे सदैव उनका असीम स्नेह और समर्थन मिला। उनका आज का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने अपनी पूरी मेहनत की और लगन से बसपा को मजबूत करने का प्रयास किया, कभी भी किसी भी पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल नहीं रहा। इस बात की गवाह मेरा अमरोहा क्षेत्र की जनता देती है। मैंने बीजेपी सरकार के जन विरोधी नीतियों का विरोध जरूर किया और करता रहूंगा। चंद पूंजीपतियों के द्वारा जनता की संपत्ति की लूट के खिलाफ भी मैंने आवाज उठाई है और उठाता रहूंगा, क्योंकि यही सच्ची जन सेवा है। यदि ऐसा करना जुर्म है तो मैंने ये जुर्म किया है और मैं इसकी सजा भुगतने को तैयार हूं। मैं अमरोहा की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूंगा। कुंवर दानिश अली ये बात तय है कि अब वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और आरएलडी के गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। जब उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी बीजेपी के नेता रमेश विधूड़ी ने की थी तो उनसे पहले मुलाकात करने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती नहीं गई थी, बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी गए थे। और ये साफ तौर पर इस बात को स्पष्ट करता है कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई कौन लड़ रहा है, कौन असलियत में भाजपा को चुनौती दे रहा है और कौन बीजेपी विरोध के नाम पर केवल अल्पसंख्यक समाज के लोगों के वोट इकट्ठा करने के प्रयास कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। साथ तेलंगाना में नवगठित कांग्रेस सरकार पार्टी की शीर्ष नेता सोनिया गांधी के जन्मदिन 9 दिसंबर को लोगों को दी गई 6 में से 2 गारंटी को लागू कर चुकी है। यानी बीते दिन ही राज्य के अंदर सचिवालय में जानकारी देते हुए स्पष्ट कर दिया गया है कि 2 योजनाएं लागू कर दी गई है। दरअसल दोस्तों बीते दिन लगभग 1:30 बजे महालक्ष्मी मुफ्त बस गारंटी योजना को लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही राजीव आरोग्य स्वास्थ्य बीमा के कवरेज को 10 लाख तक बढ़ाने से संबंधित जानकारी स्पष्ट कर दी गई है। यानी 2 बड़े फैसले ले लिए गए हैं। 6 वादे किए गए थे जिसमें से 2 वादे पूरे कर दिए गए हैं और अब धरातल पर लागू हो गए हैं। इसका रिजल्ट जल्द देखने को मिलेगा। महिलाओं को फ्री में पूरे राज्य भर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का फायदा मिलने वाला है। कैबिनेट ने राज्य में बिजली की स्थिति पर चर्चा की और अधिकारियों को कृषि सहित सभी क्षेत्रों को 24 घंटे निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है। घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, इसके कार्यान्वयन पर भी चर्चा की जा रही है। जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। साथ साथ दोस्तों 7 बीजेपी के ऐसे एमएलए तेलंगाना में चुनकर आए हैं जो अकबरुद्दीन ओवैसी के प्रोटेम स्पीकर बनने का विरोध कर रहे हैं। इस पर पत्रकार राजदीप सरदेसाई बोले, कहा फैक्ट ये है कि ओवैसी 3 बार एमएलए चुनकर आए हैं। तेलंगाना असेंबली में कई बार चुनाव जीतने वाले नेताओं में से एक है। बीजेपी उनकी राजनीति को सपोर्ट करे या ना करे ये बात तय है कि विधानसभा की मर्यादाओं का पालन होना चाहिए। अगर कोई प्रोटेम स्पीकर बना है तो शपथ लेने के लिए आना चाहिए। इसके बाद राजदीप सरदेसाई कहते हैं कि विरोध करना और बॉयकॉट करना यह तरीका सही नहीं है और जो एमएलए बहिष्कार कर रहे हैं उसमें टी राजा का नाम भी है और टी राजा भारत के अंदर सबसे ज्यादा गाली देने वाले, सबसे ज्यादा हिंसा फैलाने वाले एमएलए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर किसी को शक है तो उनके पुराने भाषण जाकर सुन लीजिए। यानी दोस्तों बीजेपी के लोग जो विरोध कर रहे हैं, खासकर टी राजा जैसे एमएलए, उनको सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाने से पहले विधानसभा के नियमों को भी पढ़ना चाहिए और कैसे राजनीति में नैतिक भाषण दिए जाते हैं इसके बारे में भी पढ़ना चाहिए। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में प्रवेशकों की नियुक्ति के बाद अब मुख्यमंत्री के नाम को लेकर गहमा गहमी तेज है। इसी बीच योगी बालक नाथ ने एक पोस्ट करते हुए अपने आप को मुख्यमंत्री पद के दावेदारी से बाहर करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने पहली बार सांसद और विधायक बनाकर राष्ट्र सेवा का अवसर दिया। चुनाव परिणाम आने के बाद मीडिया व सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को नजरअंदाज करें। मुझे अभी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनुभव प्राप्त करना है। कुल मिलाकर योगी बालक नाथ के इस टिप्पणी के बाद कहा जा सकता है कि राज्य के अंदर वो अपनी दावेदारी को पीछे कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों बीजेपी ने राजस्थान के अंदर प्रदेश अध्यक्ष को दिल्ली बुलाया है। वसुंधरा राजे
के बेटे दुष्यंत के साथ नड्डा की बातचीत की भी जानकारी सामने आ रही है। क्या दुष्यंत के द्वारा जो विधायकों को रिजॉर्ट में रखने की कार्रवाई की गई है, इस पर नाराजगी व्यक्त की गई है। साथ साथ दोस्तों राजस्थान को लेकर भी कांग्रेस पार्टी के नेता अशोक गहलोत, सचिन पायलट और राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे दिल्ली में। जब एनालिसिस किया गया है तो पता चला कि कांग्रेस पार्टी के पास राजस्थान के अंदर चुनाव जीतने का अच्छा चांस था। पार्टी काफी स्ट्रांग थी, लेकिन पार्टी ने मोमेंटम क्रिएट करने की कोशिश तो की लेकिन कर नहीं पाए। इसके पीछे दो बड़े कारण है। पहला, पार्टी के अपने नेताओं में ही आपस में समन्वय की कमी, और दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एजेंडे को उदयपुर के इर्द गिर्द रखा, यानी एक तरीके से सांप्रदायिक मुद्दे उठाए गए, उसके कारण ही कांग्रेस पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। साथ साथ पंजाब के तरन तारण के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों को धमकी मिली है। आरएसएस के प्रचारक रविंदर पाल सिंह को विदेशी नंबर से एक फोन आया है और धमकी देते हुए कहा गया है कि वो अपने कार्यालय को बंद करे वरना हमला किया जाएगा। पंजाब के अंदर बीजेपी अपनी पार्टी का विस्तार चाहती है और इसके लिए आरएसएस का सहयोग बीजेपी को जरूरी है, लेकिन आरएसएस को धमकी दी गई है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। साथ साथ किरोड़ी लाल मीणा बोले, कहा वसुंधरा के लिए विधायकों का बयान उचित नहीं है। यानी दोस्तों विधायक जो बयान दे रहे हैं उन बयानों से विधायकों को बचना चाहिए। साथ साथ आपको बता दें कि तेलंगाना के अंदर रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री पद के साथ साथ और भी कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है। रेवंत रेड्डी को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर एंड अदर्स एलोकेटेड पोर्टफोलियो दिया गया है। यानी दोस्तों डेप्यूटी सीएम भट्टी विक्रमार्क को फाइनेंस और प्लानिंग दी गई है। इसी के साथ में एन उत्तम कुमार रेड्डी को इरिगेशन का मिनिस्ट्री दिया गया है। साथ साथ कुमाटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी को भी रोड मिनिस्ट्री मिला है। बिल्डिंग्स एंड सिनेमेटोग्राफी की भी मिनिस्ट्री उन्हीं को दी गई है। दोस्तों इसी के साथ में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर को बनाया गया है। साथ साथ और भी कई मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। इसी के साथ में आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा एक डिबेट करते हैं, जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला मौजूद है और पत्रकार श्वेता सिंह मौजूद है। इस दौरान आलोक शर्मा कहते हैं कि प्रधानमंत्री शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं, प्रधानमंत्री को इस पर शर्म आनी चाहिए। इसके बाद श्वेता सिंह कहती है कि उन्होंने बालाकोट के नाम पर वोट मांगा था, शहीदों के नाम पर वोट नहीं मांगा था। और आलोक शर्मा क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है तो अपने हाथ में पूरी रिसर्च रखते हैं, पूरे एविडेंस के साथ जाते हैं। उन्होंने एविडेंस के साथ ये साबित कर दिया। दरअसल दोस्तों उन्होंने अपने फोन पर जो वीडियो चलाया है इसमें प्रधानमंत्री मोदी पहले बालाकोट के नाम पर वोट करने की अपील करते हैं और उसके बाद पुलवामा में शहीद हुए देश के जवानों के नाम पर वोट करने की अपील करते हैं और इसके बाद बुरी तरीके से फंस जाते हैं प्रेम शुक्ला और आज तक की पत्रकार श्वेता सिंह। यानी दोस्तों आलोक शर्मा से पंगा ले रहे थे, आलोक शर्मा से पूछ रहे थे, कहते आलोक शर्मा गलत दावा कर रहे हैं, जबकि हकीकत यही है कि प्रधानमंत्री ने पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट डाला जा सकता है क्या, यह बयान दिया था। और ये सुनाकर भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर मीडिया वाले वाकई में निष्पक्ष होते तो प्रधानमंत्री के उस मामले को ऐसा उठाते कि लोगों को आज तक याद रहता, लेकिन मामले को दबाने का पहला काम तो आप लोग जानते हैं कि कौन करता है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता टीएस सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पार्टी की हार की जिम्मेदारी मैं खुद मानता हूं। उन्होंने कहा कि मैं आगे भी चुनाव लड़ूंगा, अभी रिटायर नहीं होऊंगा, हमें पार्टी के लिए काम करना है। टीएस सिंहदेव से जब ये पूछा गया कि हार की जिम्मेदारी का पूरा भार अपने ऊपर क्यों ले रहे हो, तो उन्होंने कहा कि सबको लेना चाहिए, आखिर हम काम करते हैं, एक पार्टी का स्ट्रक्चर है, पार्टी हमें जवाबदेही देती है, इसके लिए हमें जवाबदेह होना जरूरी है। कुल मिलाकर दोस्तों टीएस सिंहदेव की इस टिप्पणी के बाद देखते हैं भूपेश बघेल की ओर से क्या कुछ कहा जाता है। साथ साथ राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी ने एक बयान देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग मजबूती से खड़े हैं, आगे भी इन्हीं के साथ रहेंगे। अपने पिता की बात का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि चौधरी जी ने जब भी कोई बात कही उस बात पर वो बने रहे, मैं भी यही करूंगा। बातें अलग अलग होती रहती है लेकिन मैं गठबंधन के साथ में हूं। उन्होंने कहा कि बड़े लोगों के लिए ध्यान में रखकर बंद कमरे में फैसले होते हैं। बहुत जल्द ही लोक दल का राज तिलक होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव की नाराजगी पर जयंत चौधरी ने कहा कि अखिलेश ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा है। कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, जो दल जहां मजबूत है वहां दूसरे दल का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव की बड़ी भूमिका है। वहीं पर आरएलडी को मिलने वाली सीटों को लेकर पूछे गए सवाल पर जयंत चौधरी ने कहा कि आरएलडी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी अभी तय नहीं है, इंडिया गठबंधन की बैठक में सब कुछ तय हो जाएगा, हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं, इसमें कोई दो राय, कोई इफ और कोई बट नहीं है। साथ साथ राजस्थान मांगे सीपी जोशी, इस तरीके का ट्रेंड बीते दिन देखने को मिला। तो क्या सवाल खड़े हुए हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब सीएम की दावेदारी को लेकर बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि सीपी जोशी का नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में शामिल कराया जा रहा है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराए जा रहे हैं। क्या इन ट्रेंड के माध्यम से बीजेपी आला कमान पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, मोदी साहब पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है? आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। साथ साथ दोस्तों दिल्ली स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान अशोक गहलोत से कई कड़े सवाल पूछे गए। आला कमान ने कहा कि राजस्थान में आपके कहने के हिसाब से टिकट बांटे गए, आपने सरकार की लोकप्रिय योजना का भी हवाला दिया था, इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी कैसे हार गई? इसके बाद अशोक गहलोत की ओर से भी कारण बताए गए हैं क्यों पार्टी हारी है। कुल मिलाकर दोस्तों पूरी तरीके से अशोक गहलोत पर निर्भर होना ही पार्टी को नुकसान पहुंचा गया है। साथ साथ राजस्थान के बीजेपी विधायकों से बात करने के लिए जेपी नड्डा ने प्रोग्राम आयोजित किया था बीते शाम।
शाम वर्चुअल बैठक के माध्यम से बीजेपी के विधायकों से बातचीत राजस्थान के अंदर की गई है। आज बीजेपी के मुख्यमंत्री का ऐलान किया जा सकता है, राजस्थान में किसको जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ साथ तेलंगाना में कांग्रेस की बड़ी घोषणा, महिलाओं के लिए मुफ्त में बस यात्रा की गई शुरू। तो आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बालियान बोले, कहा सबसे पहले दिल्ली में माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने ये सेवा शुरू की थी, अब सभी राज्य कॉपी कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब स्कूल भी ठीक करो, बिजली पानी भी मुफ्त करो, सब लोग मिलकर काम करेंगे, देश आगे बढ़ेगा। साथ साथ दोस्तों शिवराज सिंह चौहान बेखबर है इस बात से कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, किसको नहीं बनाया जा रहा है, दिल्ली में क्या चल रहा है। वो अपने मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सभाएं कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए मैदान में उतरे हुए बता रहे हैं। इसी बीच लोगों ने निशाना साधा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी 2.0 ने कहा कि मामा जी ये हमें बहुत आहत करता है कि चुनाव के बाद भी कुर्सी के लिए आपको लगातार इतना पीआर करना पड़ रहा है, हमें दुख है कि इतनी मेहनत के बाद भी आपकी किस्मत का फैसला दो गुजरातियों के हाथ में है। एक तरीके से तंज कसा गया है, व्यंग्य किया गया है। साथ साथ केसीआर को बीआरएस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, यानी केसीआर अभी एक्टिव राजनीति में रहेंगे, उनके बेटे केटीआर को पार्टी आगे नहीं बढ़ाने जा रही है, अभी केसीआर के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगी। साथ साथ हापुड़ में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बीजेपी के नेताओं ने हल्ला बोला। बीजेपी के नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी के सांसद के यहाँ 300 करोड़ रुपए मिले हैं, भ्रष्टाचार की चरम सीमा है, उनके खिलाफ और कार्रवाई होनी चाहिए। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस की हार पर पूर्व मंत्री जय सिंह का भूपेश बघेल पर बड़ा आरोप। उन्होंने कहा कि मंत्रियों को वो पावर नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी। कोरबा जिले के रहने वाले राजस्व मंत्री रहे जय सिंह अग्रवाल ने बयान देकर अब पार्टी में विरोध खड़ा कर दिया है। उनका मानना है कि पार्टी की सरकार बनने के बाद मंत्रियों को वो ताकत नहीं दी गई जो उनको मिलनी चाहिए थी। साथ साथ राजस्थान में चुनावी हार को लेकर कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को मंथन बैठक की। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी के टॉप नेता मौजूद रहे। जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी ने लंबी चर्चा के बाद उन सीटों को चिन्हित कर लिया है जहां पर पार्टी का वोट शेयर कम रहा है और सीटें पार्टी हारी है। इन सीटों पर अतिरिक्त काम करने के लिए पार्टी ने आदेश जारी कर दिए हैं। सचिन पायलट, अशोक गहलोत और डोटासरा को कहा गया है कि आप लोग 2024 के चुनाव की तैयारी में जुट जाइए, अब समय ज्यादा बचा नहीं है। साथ साथ यूपी के अंदर पुलिस की गोली पर घायल हुए एक महिला के मामले में अब जब पुलिस के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होने वाली थी, उसको जेल भेजे जाना था तो वो फरार बताया जा रहा है। इस पर ओवैसी बोले, कहा यूपी पुलिस की गोलियों पर कोई लगाम नहीं है, किसी पर भी चल जाती है। मक्का जाने के लिए इशरत अपना पासपोर्ट बनवाना चाहती थी, वेरिफिकेशन के लिए थाने गई तो उन पर गलती से गोली चल गई, ये सवाल खड़ा किया गया है। साथ साथ सरकार को हमें नजरबंद करने का बहाना चाहिए। अनुच्छेद 370 पर फैसले के पहले उमर अब्दुल्ला ने यह दावा किया है। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर धारा 370 को लेकर जबरदस्त बहस हुई है, हर तरीके से बहस की गई है और अब सोमवार यानी कल फैसला आने वाला है। देखते हैं कोर्ट की ओर से क्या फैसला लिया जाता है और क्या इस फैसले के कारण उनको एक बार फिर से नजरबंद किया जाएगा, यानी जो विपक्ष के लोग हैं उन्हें फिर से नजरबंद किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने यह आशंका जाहिर की है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर हुए छापे के बाद करोड़ों की बरामदगी के बाद कांग्रेस पार्टी आला कमान ने जेपीसीसी यानी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी से रिपोर्ट मांगी है और रिपोर्ट आने के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के सांसद धीरज साहू के ठिकाने पर छापेमारी को लेकर बीजेपी के लोग कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। साथ साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शपथ ग्रहण के बाद ही एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अब केसीआर के कार्यकाल में सलाहकार बनाए गए अधिकारियों को हटा दिया गया है। सलाहकार के रूप में कार्यरत सभी सेवानिवृत्त अधिकारी केसीआर के कार्यकाल में सबसे शक्तिशाली माने जाते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद रेवंत रेड्डी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद ही उन्होंने सीएम ऑफिस के सामने से बैरिकेडिंग हटा दी और इसके बाद अब इन अधिकारियों की भी छुट्टी कर दी गई है। साथ साथ दोस्तों हरियाणा में 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, यानी अभी हाल फिलहाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में 200 से ज्यादा सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और लगभग सारी सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी, एक आध दो सीटें छोड़ के। लेकिन अब हरियाणा में फिर से आम आदमी पार्टी उतरने वाली है और इसके पीछे बड़ा तर्क ये भी है कि दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर सटा हुआ है और हरियाणा दिल्ली और पंजाब के बीच का राज्य है, तो ऐसे में माहौल आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा बन सकता है अगर वो अच्छे से चुनाव लड़े, क्योंकि बॉर्डर स्टेट उनके पास है। हरियाणा के अंदर हालांकि कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत दिखाई दे रही है, जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा एक के बाद एक रैली करके पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। राज्य में स्थिति कांग्रेस पार्टी की अच्छी बन रही है और कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना कर्नाटका वाले रणनीतिकार को ही हरियाणा में जिम्मेदारी भी दी है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। साथ साथ बीजेपी को वोट देने वाली महिला को भारी पड़ गया, उनके देवर ने उनके साथ मारपीट की है। शिवराज सिंह चौहान ने महिला से मुलाकात करके मदद का आश्वासन भी दिया है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेत्री सोनिया गांधी का जन्मदिन था। इस जन्मदिन पर अलग अलग तरीके से नेताओं ने बर्थडे विश किया है और आदित्य ठाकरे की ओर से भी तस्वीर शेयर करते हुए हैप्पी बर्थडे का मैसेज भेजा गया है दोस्तों। साथ साथ गोगा मेड़ी हत्याकांड में हरियाणा के आरोपी रामवीर जाट को गिरफ्तार किया गया है। हत्या के लिए जयपुर में बिछाया गया था पूरा जाल। श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की मंगलवार को शूटर ने हत्या कर दी थी और इसके बाद जब जांच पड़ताल की गई तो नितिन फौजी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और इसके बाद एक और व्यक्ति को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व
मुख्यमंत्री मायावती ने चुनाव के दृष्टिगत चल रही अपनी तैयारियों के मंथन के लिए आज लखनऊ में बैठक होने वाली है। बीएसपी के मुख्यालय पर, राजधानी स्थित मुख्यालय पर वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इससे पहले उन्होंने बसपा के सांसद दानिश अली को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था, निलंबित किया था। साथ दोस्तों लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश के सभी 55 कलेक्टरों को दिल्ली भेजा जाएगा प्रशिक्षण के लिए। बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश से आ रही है। 20 से लेकर 30 दिसंबर के बीच होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों ने कलेक्टरों को प्रशिक्षण में आने के लिए निर्देशित किया है। 2024 के चुनाव से पहले तैयारियां की जा रही है। मध्य प्रदेश के कलेक्टरों को दिल्ली बुलाया जा रहा है। आप लोग इसके पीछे क्या कारण समझते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। ये बताया जा रहा है कि प्रशिक्षण कराया जाएगा, हालांकि प्रशिक्षण क्या उनको नहीं है चुनाव कराने का, क्योंकि हाल फिलहाल में ही इन्हीं कलेक्टरों ने मिलकर मध्य प्रदेश का चुनाव संपन्न कराया है। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में मीडिया के डिसइंफॉर्मेशन को लेकर लोग काफी ज्यादा नाराज है, यानी जिस तरीके से राहुल गांधी की छवि बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है वो एक बड़े सवाल उठाता है। आपको बता दें कि जी न्यूज का एक थंबनेल है जिसमें राहुल गांधी को लेकर लिखा हुआ है कि गौ मांस खाते हैं राहुल गांधी और क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। बीजेपी के नेता को कोट करते हुए बातें कही गई है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी की तस्वीर लगाई गई है और वो कुछ खा रहे हैं, ऐसा रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है कि जो बातें कही गई है वो सच है। यानी एक तरीके से राहुल गांधी को बदनाम करने का कोई मौका मीडिया वाले नहीं छोड़ते, खासकर कुछ चुनिंदा मीडिया वाले लोग हैं जिनका काम ही दिन रात बीजेपी को प्रमोट करना और कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध एक हिंदू विरोधी सेंटीमेंट बनाना ये काम लगता है। इसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को अपना लीगल सेल भी मजबूत करना चाहिए। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका मेरा चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।